एआई इज गुड बट नॉट गॉड। आज के टाइम पे तुम 500 रुपये में फाउंडर बन सकते हो। धंधा होता क्या है और धंधा बनाते कैसे हैं? अब जैसे बूम आता है, सब कुछ AI सब जगह लगा दिया स्टार्टअप, Right. सब लोग, मैक्सिमम लोगों ने लगा दिया, बट किसी ने पैसा नहीं दिया। 2022-2023 में कोई भी स्टार्टअप करने जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको आइडिया आते ही उसके दिमाग में आता फंडिंग। बाइजस का वैल्यूएशन जो भी पीक वैल्यूएशन था उससे 75% नीचे गिरा है, स्विगी का 45% गिरा है। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मैं पहले उन्हीं को बेचा जिनको मैं जानता हूँ। अब सब लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उस कंपनी के 10 मिलियन डाउनलोड है, वो ये देखना चाहते हैं कि वो 10 मिलियन में से कितने एक्टिव यूजर्स हैं। तो बट मैंने सोचा कि यही करते हैं, कोई रास्ता नहीं है। Hi guys, this is Akshay and you're watching the Startup Tales, where we bring the inspiring stories from the world of entrepreneurship. So today we have the founder of Pixel, Rishabh Agarwal. Welcome Rishabh on Startup. Thank you so much, Akshay and entire team for inviting me. So Rishabh, I would like to know about how did the Pixel start? Tell me the journey about Pixel. Okay, so talking about the journey, like how it started, I would like to tell ki from where it started. Yeah. Mostly like I belong to Asansol, it's in West Bengal. 2015 I went to college, SRO City, Chennai for doing engineering. Because in science you don't have any other option apart from doing engineering. So I started doing engineering. I got admission in private college because I wanted to take admission in private college. And I didn't got good marks also in JEE mains, so that also the criteria. But down the line, when I entered in the college, I had an assumption that I will get good placement from here because I was spending a lot of money. First year I was good at studies. Okay. Obviously, for entire 4 years I studied. और I was इधर चला गया. हाँ, तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, इट्स लाइक कि जितना चाहिए उतना, और कोई अरियर नहीं था। दैट वाज वन थिंग व्हिच आई टेक एज एन अचीवमेंट कि इंजीनियरिंग में अरियर नहीं है, बैकलॉग नहीं है, वो सब। तो सेकंड ईयर में आई स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप्स। तो आई डिड 43 वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो मैंने वो हर एक इंटर्नशिप की जो इंजीनियरिंग से नहीं थी, मतलब मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट और डेटा, कुछ भी। तो वहाँ से मुझे कुछ प्रॉब्लम पता चली कि कंपनी टाइमली पैसा नहीं देती है, टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो एक ये ड्रॉबैक हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग है। सिमिलरली ऐसा नहीं था कि सारी कंपनीज ऐसा करती है। देयर वर सम कंपनीज हु वर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द, बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड राइट सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन वर्क फॉर देम। Right. तो वहाँ पर आई फिगर आउट कि जो मेरे पास 5-6 टॉप कंपनीज थी जिनमें मैंने इंटर्नशिप की थी, आई वेंट टू देम, आई सेड दैट आई मेड अ ग्रुप ऑफ 100 to 150 स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया जो मुझे इंटर्नशिप के दौरान मिले थे व्हेन आई एंटर्ड थर्ड ईयर। आई सेड कि मैं इनके साथ काम करवा दूंगा आपका, आपको बस मुझे काम देना है, आपको कोई भी इंटर्न को इंडिविजुअली मैनेज नहीं करना है। Right. अल्टीमेटली कॉस्ट आपका उतना ही पड़ेगा, उससे कम भी पड़ सकता है। सो दैट वाज द मॉडल विच आई पिच्ड, एंड तो ये आपके कॉलेज टाइम से चल रहा वो थर्ड ईयर के समय था। तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई वेबसाइट नहीं थी, बस एक नॉर्मल, जब आप किसी इंसान को जानते हो वो ट्रस्ट के बेसिस पे आपको काम दे दिया। है? तो वहाँ पर से ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो आई जस्ट यूज्ड टू टेक द कंपनीज वर्क, और ये ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों से काम करवाते थे। तो देयर वाज लाइक अराउंड एंटायर थर्ड ईयर ऑफ माय कॉलेज, लाइक आई डिड वर्क विद अराउंड 7 to 10 कंपनीज। उसमें 20 से 25 लाख रुपए का हमने रेवेन्यू भी किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसको और बड़ा कर सकते हैं, मुझे स्कोप दिख रहा था। आई थॉट कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाएँगे, कि एक ऐप बनाएँगे जहाँ पर लोग टास्क कर सकेंगे, हम लोग कंपनी का टास्क डालेंगे और वहाँ पर बच्चे परफॉर्म करेंगे, सबमिट करेंगे और उनको उसी से पैसा मिल जाएगा। उससे हम स्केलेबल मॉडल बना सकेंगे कि एक टाइम पे हम 10 टास्क करवा सकते हैं, एज़ कम्पेयर्ड टू मैनुअली हम 5 करवा पा रहे। तो वो एक मॉडल था। बट बनाने से पहले मुझे ये लगा कि पैसे लगा रहे खुद के, तो कम से कम सोच ले कि बनाना है कि नहीं। तो मैं तो पहले से ही ड्रॉप कर दिया था आइडिया कि मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना है। फिर वहाँ से आई थॉट कि चलो बनाते हैं ऐप। तो मैंने रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च सर्वे किया। अराउंड 4000-5000 बच्चों से हमने सर्वे का एंट्री लिया और फिर देखा कि ऐप बनाते हैं। 4th ईयर हमने बनाया। जब कॉलेज खत्म हुआ, May 2019 वी लॉन्च्ड पिक्सल। सो नाउ इट्स बीन 4 years, 3 years वी स्केल्ड अ लॉट पिक्सल, एंड उसमें वी गॉट टू अराउंड 7.5 लाख यूजर्स टोटल। एंड हमने टोटल में अभी तक अगर मैं बोलूँ तो 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लिया है 3 साल में, टोटल 4 साल में। 4 साल में? बट एक जो साल अभी से लेकर 1 साल में अगर गिनती करो तो थोड़ा हमने स्लो करके रखा था, क्योंकि हम वापस से रीथिंक वाले प्रोसेस में थे कि हमें क्या करना है। तो हम अभी वर्जन 2 बना रहे हैं। 4 साल बाद हम वापस से वर्जन 2 लॉन्च करेंगे। मोस्टली दिसंबर के फर्स्ट वीक में, या अराउंड नवंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा। सो दैट्स द जर्नी अबाउट द पिक्सल, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो अभी तक आपने जो पिक्सल की जर्नी बताई, ये कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है या फिर आपने किधर से तो इन्वेस्टमेंट नहीं आई? देखो, सबको पैसे चाहिए होते हैं। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबको पैसे नहीं चाहिए होते, बट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनको पैसे नहीं मिलते हैं तो वो कंपनी बंद कर देते हैं। राइट। और फिर मुझे ऐसा था कि कॉलेज के टाइम पे तो ऑब्वियसली पैसे, मुझे पता भी नहीं था कि फंडिंग भी कुछ होती है। तो मैं तो बस चला रहा था ऐसे करके। कॉलेज से जब मैं निकला तब देख रहा था कि फंडिंग हो रही थी। 2019 में ये सब दिखने शुरू हुए थे मीडिया में, आर्टिकल्स में।
तब मैंने अगस्त और सितंबर के महीने में मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर को पिच किया। हाँ। वहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, मुझे ना ही डेक बनाना आता था। हाँ। मैंने कुछ भी लिखा था डेक में और मैं उसको जाके रियलिटी बोलता था, मतलब स्टोरी टेलिंग होता है ना एक, हाँ। और आपको पूरा एकदम ज्ञान देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। उस समय तो कोई सिखाने वाला नहीं था, आज के टाइम पे तो सिखाने वाले बहुत लोग हैं। तो वहाँ पर उस समय जाके मैंने बोला 2 महीने मैंने पिच किया, 20 से 30 लोगों से बात भी हुई होगी। हर कोई ने मुझे ये बोला कि तुम ये करके मुझे भेजो, तुम मुझे वो करके भेजो, मैंने सब किया। बट किसी ने पैसा नहीं दिया। तो मैं आई रियलाइज़्ड कि आई थिंक कि मेरे लिए राइट टाइम नहीं है, या तो नहीं है, बट मैंने उसको एज़ अ ड्रॉबैक ना देखकर मैं सोचा कि काम करते रहते हैं जैसा भी चल रहा है। कोरोना आ गया, फिर कोरोना में हम बहुत ग्रो किए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ यूज़र्स। वहाँ से फिर वी अगेन गॉट इंटरेस्ट इन मई 2021 फ्रॉम लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। बट फिर मुझे लगा कि चलो अब तो काम हो रहा है, तो अब पैसे नहीं लेते हैं। Yeah. तो वहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया कि इस वाले बिज़नेस में जब तक मैं पिक्सल रन कर रहा हूँ, इसमें तो कभी पैसा नहीं लेना किसी इन्वेस्टर का। हाँ। जैसे चल रहा है, चाहे ऊपर चले या नीचे चले, ऐसे ही रहना है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कोई भी एक स्टार्टअप फाउंडर अगर एक स्टार्टअप कर रहा है, तो सबसे एक पहली चीज़ देखता है कि आइडिया है, आइडिया वैलिडेट कर लेगा, उसके बाद वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, ना कि वो खुद के पैसे डालता है उसमें। सो हाउ हाउ इम्पोर्टेंट इज़ लाइक अ स्टार्टअप, मतलब ऐसा है कि कुछ उसके आइडिया पे उसको उतना भरोसा नहीं है, या फिर इन्वेस्टमेंट का और बूटस्ट्रैप का क्या इसका रिलेशन है? सो इन्वेस्टमेंट से बूटस्ट्रैप का रिलेशन कुछ नहीं है। इसमें होता क्या है कि आज के टाइम पे 2022-2023 में कोई भी स्टार्टअप करने जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको आइडिया आता है, पहले उसके दिमाग में आता है फंडिंग। फंडिंग, राइट। उसको ये नहीं लगता है कि कम से कम मैं पहले खुद ट्राई करूँ। द रीज़न बीइंग लोग ये सोचने बैठ जाते हैं कि मुझे कोई पैसा दे देगा तुरंत। उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले मैं खुद की चीज़ें दाँव पे लगाऊँ। राइट। कोई अगर मुझे आके ये बोलता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास ₹10,000 भी नहीं है। आज के टाइम पे तुम ₹500 में फाउंडर बन सकते हो। सबको पता है, ₹499 में तुम डोमेन खरीद लो, न फ्री की होस्टिंग, टेम्पलेट वेबसाइट हाँ। और लिंक्डइन में फाउंडर लिख दो, 500 में बन जाओगे। बाकी तुम द और द 9-10 हज़ार का खर्चा करके तुम कुछ ना कुछ करो। एक्सपेरिमेंट करो खुद से। लोग खुद का पैसा लगा लेना चाहते हैं। दैट इज़ नंबर 1। सेकंड, उनको ये ल लोगों को ये लगता है कि मार्केट में जो मैं करने जा रहा हूँ ये बहुत अलग है। हाँ। बट ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं। इसे लैक ऑफ रिसर्च कहते हैं। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में ऑलरेडी लोग कौन सारे हैं, कौन से प्लेयर्स हैं। अगर वो क्या लैक कर रहे हैं, क्या लैक नहीं कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट तुम अपना प्रोग्रेस बनाओ। कुछ करके तब तुम जाओ इन्वेस्टर के पास, ताकि तुम्हारे पास बोलने को कुछ रहेगा। है। आज मैं अगर तुमसे पूछूँ कि तुमने क्या किया है? लोग बोले कि नहीं मैं पैसे की वेट कर रहा हूँ ताकि मैं प्रोडक्ट बनाऊँगा। तो वो मुझे नहीं उतना एक्साइट करता है। हुँ। मान लेते किसी और को कर सकता है, मुझे नहीं करता है। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू टेक कि पहले खुद का इतना दाँव पे लगा दो कि बंद होने का कोई प्रोबेबिलिटी ना रहे। राइट। जैसे मैंने अपने लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे। जॉब में अप्लाई नहीं किया तो जॉब में बैठ नहीं सकते थे। बट हाँ, मेरे पास पीपीओ था, बट वो कंपनी भी बंद हो गई थी लगभग। हाँ। तो और एक और कंपनी पीपीओ था, बट मुझे उस कंपनी में काम नहीं करना था। तो बट मैंने सोचा कि यही करते हैं, कोई रास्ता नहीं है। तो जब तुम अपने लोग बोलते हैं ना प्लान बी बंद कर दोगे तो प्लान ए ऑलरेडी वर्क करेगा ही करेगा। करेगा ही करेगा। नहीं करेगा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बचता है। तो इसलिए ऑप्शंस कम रखो स्टार्टिंग में, क्योंकि हर कोई कुछ भी कोई यूनिक नहीं कर रहा आज के टाइम पे। अगर आज के 2023 में आप बोलो तो अगर आपके दिमाग में आज सुबह आइडिया आ रहा है ना, तो वो है ऑलरेडी कुछ ना ऑलरेडी कुछ कोई कर एक्जिस्टिंग रहा है। है, एग्जिस्टिंग है। आप कुछ नया नहीं कर सकते हो आज के टाइम पे, एग्जिस्टिंग में ही कुछ कर सकते हो। तो मुझे एक क्यूरियोसिटी है कि धंधा होता क्या है और धंधा बनाते कैसे हैं? सो सी मैं अगर अपने टर्म्स में बोलूँ हुँ। तो मेरे स्टार्टिंग से ऐसे किया था कि मैंने इंटर्नशिप से पैसे कमाए। तो मैंने इन्वेस्ट करके अपना थर्ड ईयर में जो काम करना स्टार्ट किया वो। फिर मैंने थर्ड ईयर में जो पैसे कमाए उसको इन्वेस्ट करके मैंने प्रोडक्ट बनाया। फिर उसके बाद मेरी कंपनी चलती रही। अब वापस से प्रोडक्ट बना रहा हूँ। इस दौरान में मैंने जो पैसे बचाए, फिर से मैं पैसे इन्वेस्ट करके वापस से प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो ये मैंने साइकिल ऑफ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया है कि जो भी आप पैसे कमाते हो, यू नीड टू रीइन्वेस्ट इन द बिज़नेस टू मेक मोर मनी। तो ऋषि भाई ये बताओ कि फॉर एग्जांपल इन बी2बी, फॉर एग्जांपल मेरा एक सर्विस बेस्ड स्टार्टअप है एंड इफ आई हैव टू सेल माय सर्विस। अभी बी2सी में क्या होता है कि इट इज़ वेरी इजी टू कन्विंस वन कस्टमर, क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान के माइंड के साथ खेलना होता है। बट इफ आई मीन अ सर्विस बी2बी जब बेचना होता है, एक हायरार्की होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारे पास पहले एक्सपीरियंस नहीं है, तो सर्विस बेचे कैसे? तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया कि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मैं पहले उन्हीं को बेचा जिनको मैं जानता हूँ। हाँ। क्योंकि अगर आप किसी को जानते नहीं हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्टिंग से मेरा नाम नहीं रहेगा, ना ही मेरे ब्रांड का नाम रहेगा, ना ही मुझे लोग पर्सनली जानेंगे। तो आप पर्सनल कनेक्ट को ही बोल सकते हो, या तो फिर आप कोल्ड रीच आउट करते रहो, जैसे बाकी लोग करते रहते हैं। तो पहले आप उनको बेचो जिनको आप जानते हो, वहाँ से केस स्टडी बनेगा, देन रीच आउट टू अदर कंपनीज़। फिर मैंने लॉन्ग टर्म में क्या देखा, मेरे को 6 साल हो गया है, 2 साल कॉलेज का, 4 साल का कॉलेज के बाद का। मैंने लॉन्ग टर्म में ये देखा है कि आप जिनके साथ भी काम कर रहे हो, उनके साथ
रिलेशन अच्छा रखो, क्योंकि वो इंसान बहुत लोगों को रेफर करेगा आपको। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरल वाले लोग सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं, दैट इज़ नंबर 1। सेकंड, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जिनके साथ काम कर रहे हो उनको कम्युनिकेशन वेरी क्लियर रखो, ताकि भले काम कर पाओ या ना कर पाओ आप बता दो, तो उससे बहुत आसानी होती है उनके साथ आगे रिलेशन बनाए रखने में। एंड थर्ड, जितने लोगों के साथ काम कर रहे हो टेक वन स्टेप एट अ टाइम, कि ये सेगमेंट के ये लोगों को जानते हो, अब इनके साथ काम करो, फिर उससे केस स्टडी बनाओ, फिर बाकी लोगों को रीच आउट करो। ऐसा अगर आप सोचे सबको रीच आउट करके सारी इंडस्ट्री के सब लोगों के साथ कर ले तो बहुत दिक्कत हो जाती है हम जैसे लोगों के लिए जो बहुत नया नया स्टार्ट कर रहे हैं। अब ऑलरेडी जो मार्केट में है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो थोड़ा डिफरेंट वे पे करेंगे। मान लो रेफरल से जाएंगे स्टार्टिंग में, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पे वो जा सकते हैं, या फिर टीम हायर कर लेंगे एक्सपीरियंस B2B वाले जो कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नहीं है उनके पास, जो फाउंडर ही पहले रीच आउट कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि जो नए नए वाले लोग हैं वो इस वाले प्रोसेस में गुजरे, जिनको जानते हो, कनेक्शन बनाओ, नेटवर्क में रहो लोगों के, तब जाके काम करो। और हमेशा किसी से भी बात करते हो B2B में, तो ये मत सोचो कि आज ही उससे काम ले लेना है। ये सोचो कि अगर आज उससे बात करते हो, आज कनेक्ट करते हो, तो आज नहीं तो कल उससे काम मिलेगा, या फिर कल कुछ ना कुछ काम होगा। एट अ फर्स्ट गोल बेचना नहीं है सिर्फ। एग्जैक्टली मैं वो मानता हूँ कि सर्विसेज में यू कैन नॉट सेल फ्रॉम एकदम ये कुछ। मुझे जैसे लोग मेल करते रहते हैं कि वी प्रोवाइड कंटेंट सर्विस, वी प्रोवाइड वेबसाइट डेवलपमेंट, और वो बोलते रहते हैं बार बार, वो रिमाइंडर भेजते रहते हैं। मैं ये सोचता हूँ मुझे अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं बोलूंगा ही, और मैं आपको जानता हूँ तो मैं बोलूंगा आपको। ये सब चीज़ें आप बेच नहीं सकते हो तुरंत से, एकदम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्टार्टअप इकोसिस्टम या फिर जो एक स्टार्टअप वेव चल रहा है, दिस इज वेरी मच कंफ्यूजिंग। फंडिंग बहुत सारे रेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स, एंड देन लॉसेस भी हो रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स। अगर आप एग्जांपल देखोगे कि बाइजस का वैल्यूएशन जो भी पीक वैल्यूएशन था उससे 75% नीचे गिरा है, स्विगी का 45% गिरा है। तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हो कि कंफ्यूजिंग स्टेट में स्टार्टअप इकोसिस्टम? देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पहला बात तो। हाँ। दूसरी चीज़, कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ले ऑफ्स भी होते हैं, कंपनी के फर्दर राउंड्स रेज नहीं हो पा रहे, सीरीज B, सीरीज C, और बहुत सारे, क्योंकि डायनेमिक्स बदले हैं मार्केट के। अब सब लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उस कंपनी के 10 मिलियन डाउनलोड है, हाँ। वो ये देखना चाहते हैं कि वो 10 मिलियन में से कितने एक्टिव यूजर्स हैं। एक टाइम था जब लोगों के नंबर ऑफ यूजर्स डिसाइड कर जाते थे कि यार कंपनी इतनी बड़ी है। ये जानना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे कि वो 10 मिलियन में से कितने यूजर्स एक्टिव है, दैट इज वन। सेकंड, की कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है, दैट्स द सेकंड फोकस ऑफ पीपल नाउअडेज। सो ऑब्वियसली कंफ्यूजन इसलिए हो चुका है कि हर किसी को ये लगने लगा है कि स्टार्टअप करके रेस करने से ये हो जाएगा, बट नाउ रेजिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि रेस करने से भी यू आर नॉट एबल टू प्रूव कि तुम अच्छा बिजनेस बना ही लोगे। रेस करने वाले भी बंद कर रहे हैं, पैसे रिटर्न कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। ओके। आपके एक पोस्ट में मैंने देखा था कि एआई इज गुड बट नॉट गॉड। हाँ, ओके, व्हाट मेड यू से दिस? सी सब लोग ये बोलते हैं कि AI विल रिप्लेस द वर्क। मुझे भी ये बोलते हैं AI विल रिप्लेस यू, और AI विल रिप्लेस ह्यूमंस, वॉट एवर इट इज। वो अच्छा है एक्चुअली, मुझे कुछ कुछ चीज़ें में हमें हेल्प करेगा, बट कुछ लोग उसको भगवान मान लिए एकदम। कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से बात किया हूँ जो एकदम ही सोचते हैं कि AI ही सब कुछ है, बट यू ऑल्सो सी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी ऑफ द AI कि क्या क्या हो रहा है। सो दैट इज वेरी बिग। नाउ यू मस्ट हैव सीन दैट वीडियो कॉल वाला स्कैम भी, यू मस्ट बी नोइंग दैट। Yeah. तो वो AI के थ्रू ही होता है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट AI वाला पार्ट। इतने सारे ड्रॉबैक्स भी है उसका, दैट इज वन। सेकंड, इट इज ईजी, और यू कैन से दैट इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, दैट इज गुड, बट इट शुड नॉट बी कि वही एक चीज़ है जिससे सब कुछ हो जाएगा। अब जैसे बूम आता है, सब कुछ AI सब जगह लगा दिया स्टार्टअप, Right. सब लोग, मैक्सिमम लोगों ने लगा दिया, तो एक वो हो गया। दूसरे लोग ये बोलते हैं कि यार हम जनरेटिव AI बना रहे हैं, और उसमें कहाँ है, कुछ नहीं है। मैं उनसे बोलता हूँ तुम अपना लैंग्वेज दिखाओ, ML लैंग्वेज दिखाओ, क्वेरी दिखाओ, कुछ नहीं है वहाँ पर। इस तरह से थोड़ी ना होता है कि जो ट्रेंड में, जरूरी नहीं कि तुम्हें AI यूज़ करना ही है क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, पहले देखो कि उसका यूज़ कैसे तुम अपनी ज़िंदगी कैसे आसान बना सकते हो। Right. तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो मैं जैसे बोलूँ तो मैं बिल्कुल भी बहुत रेयर के बराबर मेरा ChatGPT में मैंने अकाउंट बनाया होगा, और वो भी मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं देखा हूँ कि सेम सेम चीज़ वो रिकमेंड करेगा, और 10 लोगों को वो सेम चीज़ रिकमेंड कर रहा है। जब तक आप खुद से लिखोगे तो वो ऑब्वियसली, चाहे अच्छी इंग्लिश रहे या गंदी इंग्लिश रहे, तो आप फिर भी यूनिक ही लिखोगे। Unique look. So can you list 2 myths of startup ecosystem? दो मिस, वन की इफ आई रेज मनी it will become easier for me. Okay. Second, if I hire good people, my life will become easier. Okay. So these two are the biggest myth. Okay. It's not about always about raising money. It's also about execution, कि आप execute कैसे करते हो। दूसरा, जरूरी नहीं है कि कोई 10 साल का पर्सन जो एक्सपीरियंस वाला आपके कंपनी को आके एकदम अलग दिन ही $1 बिलियन का रेवेन्यू कर देगा। So आजकल हर कोई एक ज्ञानी भी है, मेंटर भी है, कोच भी है। ओके, सो हाउ डू आई फिल्टर आउट ओके कौन परफेक्ट है या फिर सिर्फ दिखावा कर रहा है? देखो, वो तो मैं भी हूँ, ठीक है, बट आप इसमें से क्या कर रहे थे? दिखावा कर रहे हो सच में हो? अब वही बात है, आपको
आपको मुझे देखकर पता चलेगा कि मैं दिखावा कर रहा कि नहीं कर रहा। Yeah. एक अगर मैं सब टाइम बेचूँ कि मैं मेंटर हूँ, मैं कोच हूँ, मैं ये हूँ, फलाना और ढिमकाना हूँ, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। Yeah. ठीक है? अगर आपके पास ऑटोमैटिकली लोग आ रहे हैं, अब जैसे एक समय था मेरे पास, बहुत सारे लोग आते थे, मैं सबसे बात करता था। बट प्रॉब्लम क्या हुआ था, मेरा आधे से ज़्यादा लोग मेरा टाइम वेस्ट करते थे। देन आई स्टार्टेड कि चुप, अगर तुम मेरे लिए अननोन हो तो पहला कॉल मेरा पेड बुक करो, उसके बाद तुम मेरे लूप में आ गए, फिर उसके बाद तुम्हें कनेक्टेड हूँ, दैट इज़ वन। अब तो मैं ये भी देखता हूँ कि जो 20-25-22 साल का बच्चा है, वो 1-2 साल स्टार्टअप करने के बाद वो ये दिख देता है कि मेंटर कोच, 2x फाउंडर, 3x फाउंडर। मैं सोचता 22 साल में 3x फाउंडर भी बन चुका है ये। सो आप ये देखो कि उसके पास्ट रिकॉर्ड्स में देखना बहुत ज़रूरी है, आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे। यार ऋषभ, यू आर इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर भी हो, तो अभी तक आप कितने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हो एंड व्हाट यू सी इन द स्टार्टअप? लाइक स्टार्टअप के आइडिया दे के आप इन्वेस्ट करते हो या फिर फाउंडर को दे के आप इन्वेस्ट करते हो? तो एज ऑफ नाउ आई इन्वेस्टेड इन 60 स्टार्टअप्स और आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन जनवरी 2021। बट अभी मैंने रोक के रखा है, आने वाले 6-7 महीने में आई विल नॉट इन्वेस्टिंग। मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ ना कि ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लोग आना जाए वापस से। तो दैट इज़ नंबर 1। सेकंड, आई सी फाउंडर्स, द रीज़न बीइंग, कोई भी फाउंडर मेरे पास इसलिए नहीं आएगा कि द रीज़न बीइंग कि मेरे पास बहुत पैसा होगा। उनको पता है कि इसके लिए कम ही पैसा देगा क्योंकि ये खुद भी फाउंडर है। मैक्सिमम फाउंडर लेड इन्वेस्टर्स स्टार्टिंग में कम ही पैसा देते हैं। एवरेज टिकट साइज इन द मार्केट इज़ 3 लाख रुपीज़, व्हिच आई नो एज़ आई हैव सीन इन द एंटायर इंडस्ट्री। अब बहुत कोई एचएनआईज़ हो गए हैं, उनको एग्जिट वगैरह मिल गया, बहुत बड़े इन्वेस्टर को, वो भी 10-15-20 लाख रुपए ऐसे करके देते हैं पर स्टार्टअप। और मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ जो अर्ली स्टेज, जो फर्स्ट राउंड्स रेस कर रहे हैं। Okay. तो 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वेयर आई हैव डन ऑल आर फर्स्ट राउंड्स, लाइक कि फर्स्ट राउंड्स या तो सेकंड राउंड। Okay. एंड ऑब्वियसली एवरीवेयर आई सी कि वो फाउंडर ठीक हो। ऑब्वियसली आई कैन नॉट से कि उसकी कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, बट हाँ एटलीस्ट वो इंसान बढ़िया हो तो मैं कर देता हूँ। सेकंड, ऑब्वियसली आई सी कि प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, दैट बिकॉज सेकेंडरी फॉर मी। बट पहले मैं रिलेशन देखता हूँ कि उस फाउंडर के साथ मेरी अच्छी जम रही तो मैं कर देता हूँ। ओके, लेकिन सब फाउंडर जो आपसे मिलने आ रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, इनके साथ तो पहले रिलेशनशिप नहीं रहेगा। नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। तो फिर दो तरह से करते हैं डेफिनेटली। व्हेन द अर्ली स्टेज कम्स इन, तो वहाँ मैं पहले दिन से आई विल नॉट इन्वेस्ट। कपल ऑफ थिंग्स हैपन कि आज अगर आप मुझसे बात करना स्टार्ट किए, मैं 3-4, तुरंत से तो इन्वेस्टमेंट होने रही है, 3-4 महीने से बात करोगे आप, उस दौरान उसके इंसान को लूप में आ ही जाता है, वो देखोगे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 10 लोग और आपको पूछेंगे कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि अगर आप वो इन्वेस्टमेंट रेस कर रहा है तो आपका नाम कहीं भी डालेगा तो आके कोई रेफरल में पूछता है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि वो इंसान के बारे में धीरे धीरे वो बात कर रहा है। इस दौरान जब 4 महीने से वो रेस कर रहा है तो वो आपको अपडेट दे रहा है कि नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। दैट इज़ वन। सेकंड, जो मुझे नहीं पता है तो मैं ये देखता हूँ कि जो को इन्वेस्टर्स कौन है, उनसे आप पूछ सकते हो। ये फर्दर राउंड्स में एक्चुअली जब मैंने किसी प्री सीरीज ए या सीरीज ए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया तो वहाँ मैं देखा कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, और ऑब्वियसली वो मार्केट में ऑलरेडी दिख ही रहे। जैसे जब मैंने जिप में इन्वेस्ट किया था, वो सीरीज ए का टाइम था, तो वो तो मैं उनके फाउंडर को जानता था पर उतने अच्छे से नहीं जानता था, बट मुझे पता है कंपनी अच्छी चल रही है तो आई कुड हैव डन। दैट इज़ वन। तो इस तरह से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे ये स्टार्टअप में डालना है, और अगर बहुत अर्ली वालों में टाइम देना पड़ता है। Yeah. जैसे मेरे पास टोटल 8 स्टार्टअप्स ऐसे जो स्टूडेंट लेड वाले हैं, उनको मैंने पैसे इन बिटवीन 6 to 12 मंथ्स वाले ड्यूरेशन में दिया था, मतलब उनको जानने के बाद। Right. जैसे कंपनीज लाइक सेरी, कंपनीज लाइक नॉट इन लाइन, कंपनीज लाइक सटीक, इस तरह की कंपनी, ये सारे बच्चे लोग हैं, मतलब कॉलेज के बच्चे थे जिन्होंने शुरू किया। हाँ. तो इनको मैं पहले से ही कनेक्ट हुए रहे, वो कभी बोलते नहीं थे कि मुझे पैसा दो, बट डाउन द लाइन आप देखोगे कि हाँ वो मेहनत कर रहे, कुछ कर रहे, तो फिर आप कर देते। तो 60 प्लस स्टार्टअप्स में आपने 60 इन्वेस्ट तो है, किया है। प्लस नहीं है अब। ओके, 60 प्लस नहीं है, 60 एग्जैक्टली। ओके, तो कौन से कैटेगरी पे अपने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में? फिनटेक में सबसे ज़्यादा है, ओके, B2B फिनटेक में सबसे ज़्यादा है एक्चुअली। देन ऑब्वियसली उसके बाद वो हर सेक्टर में है, 2-3 सेक्टर नहीं है। अब जैसे AI रिलेटेड नहीं है मेरे में, Web3 नहीं है एक भी, गेम नहीं है, ये 3 सेक्टर के एक भी नहीं है मेरे में। बाकी SaaS है, कंज्यूमर टेक है, डीप टेक है, उसके बाद D2C भी बहुत सारे हैं, फिनटेक भी है, एडटेक भी है, तो सारे हैं। ये 3 कैटेगरीज मेजरली छोड़ के उसमें जिसमें एक भी नहीं है। तो डाउन द लाइन आपको क्या लगता है कि कौन सी इंडस्ट्री नेक्स्ट बूम करेगी? सी अब ऑब्वियसली कहा नहीं जा सकता ऐसा, बट आई सी फिनटेक एज अ वन विच आई सी वेरी गुड रोड मैप, क्योंकि हर दिन वो ग्रो करता है और एवरी कंपनी विल नीड अ फिनटेक एंगल। अगर आप D2C चला रहे हो तो भी आपको कुछ तो फिनटेक एंगल चाहिए उसमें, SaaS चला रहे हो तो भी फिनटेक एंगल चाहिए जिसमें रिकरिंग पेमेंट्स वाला आता है, तो दैट इज इटसेल्फ अ प्रोडक्ट ऑफ अ फिनटेक, जो कि उससे कंपनी बहुत पैसा कमाती है। तो हर कैटेगरी में यू नीड अ फिनटेक का एंगल ओवर इट। सो आई सी फिनटेक, मुझे समझ में भी बहुत आने लगा 5-6-7 महीने से, जब मैं B2B के साइड में ज़्यादा और घुसा तब। तो दैट आई सी एज अ नेक्स्ट इंडस्ट्री। और B2B फिनटेक जो स्टैक्स प्रोवाइड करते हैं बाकी सेक्टर्स को, दैट इज़ मोर ग्रोइंग, क्योंकि
जिस तरह से बाकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली ये इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी। Okay. Yeah. Yeah. Thank you, Rishi. थैंक यू सो मच। Yeah.